बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जब मेरी आंख खुली तो हर तरफ खामोशी का राज था। मेरा सर अभी तक दुख रहा था। रात का वक्त होने की वजह से हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी। मालूम नहीं ये कौन सी जगह थी, और तो और मुझे कोई बात याद नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। बहरहाल मैं जिस माहौल में था, एक मोमबत्ती रोशन थी जो कि एक इंसानी खोपड़ी के ऊपर रखी हुई थी। खोपड़ी को देखकर मेरा दिल लरज उठा और मेरे माथे पर पसीना आ गया। मोमबत्ती सारे माहौल को रोशन करने में नाकाम हो रही थी कि अचानक आसमान पर बिजली चमकी तो मुझे मालूम हुआ कि मैं एक गार में हूँ और मेरे हाथ पीछे की जानिब बांधे हुए हैं। बिजली चमकने से गार का धाना रोशन हुआ। जहां से एक शख्स अंदर दाखिल हो रहा था, उसने अपने आप को काले लिबास में छुपाया हुआ था। चेहरे पर निकाब था और तो और उसकी आंखों में उसकी आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। वो मेरे करीब ना आया बल्कि गार के कोने में कुछ और मोमबत्तियां खोपड़ी पर रखकर जला रहा था। अब बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली भी बार बार आसमान और इर्द गिर्द के माहौल को रोशन कर रही थी। काले लुबादे में छुपा वो शख्स मुसलसल किसी अनजान जुबान में कुछ पढ़ रहा था और फिर मुझे पता चला कि इस गार में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि एक और बदनसीब शख्स भी इस गार में मौजूद है। कुछ देर बाद फिर माहौल पर खामोशी सी छा गई। बारिश भी थम गई। वो काले लुबादे वाला अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था। फिर वो कुछ देर बाद उठा और उस बदनसीब शख्स को उठाकर उसी कोने में ले गया। उसने तमाम मोमबत्तियां गुल कर दी सिवाय एक के। कुछ देर खामोशी माहौल पर छाई रही। फिर उस खामोशी में किसी की हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे किसी को ज़िबा कर रहा हो। फिर ऐसी आवाजें सुनाई दी कि जैसे कोई गटागट कुछ पी रहा हो। मैं हरकत भी नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे बहुत मजबूती के साथ बांधा गया था। फिर हवा में कोई चीज उड़ती हुई आई और मुझसे चंद कदम के फासले पर गिरी। वो एक इंसानी खोपड़ी थी जो कुछ देर पहले उस बदनसीब शख्स के बदन पर मौजूद थी। अब बात मुझे कुछ कुछ समझ आ रही थी। उस काले लुबादे वाला शख्स कोई अमल करने के बाद इंसानी खून पी रहा था और मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद हूँ और अब मेरी बारी है। ये ख्याल आते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सांस गले में रुका रह गई। मेरा सर चकरा गया और तमाम बदन पसीने से शराबूर हो गया। इस वक्त मेरी जुबान पर जो कुछ आ रहा था मैं उसका विर्द कर रहा था और अल्लाह से अपनी जान की आज़ादी के लिए भी दुआ कर रहा था। शायद कि कोई रास्ता निकल आए और मेरी जान बच जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नेक इंसान हूँ और मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। जदीद दौर का इंसान होने की वजह से कुछ मेरी आदतें बुरी भी हैं, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आजकल के फैशन के मुताबिक मैंने बड़े बड़े बाल अपने सर पर सजाए हुए हैं जो धूप में खूब चमकते हैं। चेहरे पर हल्की दाढ़ी भी है जो आजकल के फैशन के मुताबिक है। इन सब चीजों के बावजूद मैं नमाज रोजे का पाबंद हूँ और अक्सर कलामे इलाही की तिलावत भी करता रहता हूँ। इस वक्त मैं खुदा से अपने गुनाहों की मुआफी और अपनी जिंदगी की दुआ भी कर रहा था। माहौल में खामोशी का एक बार फिर राज था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बस पूरे गार में इस पुरअसरार खोपड़ी पर एक ही मोमबत्ती रोशन थी जो अब अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। जल्द ही इसका काम भी तमाम होने वाला था। फिर इस खामोशी में मुझे अपने करीब कोई आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो काले लुबादे वाला शख्स मेरे सर पर खड़ा था। फिर मेरी कुर्बनाक चीखों से गार गूंज उठा। वो शख्स मेरी लंबी जुल्फों से मुझे पकड़कर गार के उस कोने की तरफ ले गया। पथरीली जमीन होने की वजह से मेरा पूरा बदन जख्मों से चूर हो रहा था। इस बेरहम शख्स को तरस नहीं आ रहा था। मेरी जुबान पर मुसलसल आयात का विर्द जारी था और अपनी जान के लिए खुदा के हजूर दुआ कर रहा था। उसने कोने में जिस जगह बाकी खोपड़ियां पड़ी थी उस काले लुबादे वाले ने मुझे छोड़ दिया और मोमबत्तियां रोशन करने लगा।
रोशनी होते ही मेरी नजर उस तरफ पड़े बेसर के जिस्म पर पड़ी, जो यकीनी तौर पर उस बदनसीब लड़के का था जो कुछ देर पहले मेरे करीब ही पड़ा था। मैंने अपनी तमाम कुव्वत जमा की और उस काले लुबादे वाले से तैश में बोला, बेरहम संगदिल कातिल, तुम में कुछ इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? तुम क्यों मेरे दुश्मन बने हो और मेरी जान तुम क्यों लेना चाहते हो? मेरा कसूर क्या है और मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? क्या तुम्हारे कोई औलाद नहीं है जो मुझे मेरे वालिदैन से जुदा करके यहाँ वीराने में ले आए हो? बोलो, क्यों इंसानों का खून पी रहे हो? एक इंसान की औलाद होकर एक इंसान के रूप में दरिंदों वाला काम तुम क्यों कर रहे हो? मेरी हिम्मत बस यहाँ तक थी, इससे आगे मुझसे कोई बात ना हो सकी। मेरे खामोश होते ही उस काले लुबादे वाले शख्स ने तवील कहकहा लगाया, जिसकी गूंज गार के कोने कोने से सुनाई दे रही थी। वो कहकहा बड़ा ही खौफनाक था, जो कि गैर इंसानी मालूम होता था। फिर उस शख्स की भयानक आवाज कानों के पर्दे हिलाने लगी। इंसान और इंसानियत कहाँ है इस दुनिया में? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों से है, और तुम भी एक इंसान की औलाद हो। क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम कोई जानवर हो? मैं बोला, हाँ मैं इंसान नहीं हूं, तुम्हारा खून तो मैंने पी ही जाना है। चलो मरते हुए ये बात तुम्हारे जहन में ना रह जाए कि मेरा कातिल कौन था। तो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? चलो जो भी है। इलियास। मेरा नाम इलियास है और मैं असल में मट्ठी शहर का हूं, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। अच्छा तो इलियास, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं इंसानी रूप में एक नाग हूं, जिस पर इंसान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। उस जुल्म का बदला मैं पूरी इंसान बरादरी से ले रहा हूं। वो बड़े गुस्से से बोला, क्या जुल्म हुआ है तुम पर और हम कहाँ हैं? और जहां तक मुझे कुछ याद पड़ता है तो मैं शाम की क्लास अटेंड करके वापस फ्लैट पर आ रहा था, जो कि मेरे मामू का है। वो इस शहर में काम करते हैं। हाँ नौजवान, हम शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में हैं। यहाँ लोगों को आने से रोका जाता है। तुमने एक शख्स से लिफ्ट ली थी और उसने तुम्हें कुछ खाने को दिया था। बस उस चीज के ही जेरे असर तुम यहाँ पे मौजूद हो। मेरा नाम राताश है और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक नाग हूँ। मेरी उम्र 100 साल से ऊपर है और इस वजह से मैं अपना रूप तब्दील कर सकता हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुम पर ऐसा कौन सा जुल्म हो गया जो तुम इंसान के दुश्मन बन बैठे हो और इंसानों का खून पी रहे हो? पिछले कई साल मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। जिस तरह से तुम जानते हो कि कोई भी इंसान, मर्द हो या फिर औरत, सांप को देख ले तो वो डर जाता है और जब तक उस सांप को खत्म ना कर दे आराम से नहीं बैठता, या फिर किसी जोगी या सपेरे को बुलवाकर सांप को खत्म करा देता है। मुझ पर भी ये अजियत कई बार गुजरी है, इसलिए मैं आबादियों से दूर वीरानों और जंगलों में जिंदगी गुजारता रहा। एक मर्तबा एक बहुत ही पुरानी इमारत में छुपकर रहता था। उस वक्त मेरी उम्र 50 साल से कुछ ऊपर थी। उस वक्त मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग सांप से हुई, जिसके जिस्म पर बहुत गहरे जख्म थे। जख्म बहुत पुराने मालूम होते थे। उसने बताया कि मेरी जिंदगी एक सपेरे के साथ गुजरी है, जिसने मेरे जहरीले दांत निकाल फेंका था। वो लोगों को मुझे दिखाकर पैसे कमाता था। वो बड़ा लालची था और हमेशा वो किसी नाग की तलाश में रहता था, क्योंकि वो नाग की ताकत, यानी कि उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो कि वो दुनिया से अपने आप को बचा बचा कर हासिल करता है, वो मनका जिस पर उसे नाज होता है और जिसकी वजह से वो सांपों पर हुकूमत करता है, और वो उसी की मदद से कोई भी रूप इख्तियार कर लेता है। एक बार उस सपेरे को उस नाग का पता चल गया, जिसके मुंह में मंका था। नाग चांद की चांदनी में बहुत मस्त हो जाता है और बार बार अपने मुंह से मंका बाहर निकालता है और फिर मुंह से कैच करता है। वो भी चांद की चांदनी रात ही सपेरा उस जगह पहुंचा जहां से पता चला था कि नाग उस जगह रात में खेलता है। कुछ देर खामोशी से वो बैठा रहा, फिर मुझे बाहर निकाला और उस नाग पर फेंक दिया। नाग मंका भूल गया और मेरे साथ लड़ाई करने लगा। मुझे खुद ये अंदाजा नहीं था कि सपेरा मेरे साथ ही करने वाला है। बहरहाल उस नाग ने मुझे खूब जख्मी किया। उस दौरान सुपेरा रेत में मंका तलाश करता रहा, क्योंकि नाग से वो मंका रेतली जमीन पर गिर गया था। सपेरा बेफिक्र होकर अपना काम कर रहा था। उस दौरान नाग को मौका मिल गया, उसने सपेरे को डस लिया। जहर इतना तेज था कि सपेरा मिनटों में नीला पड़ गया और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। खैर मैं बड़ा ही जख्मी था, इसलिए बड़ी
मुश्किल के बाद यहाँ तक आया हूँ। मालूम नहीं कितने साल गुजर चुके हैं, याद नहीं, लेकिन ये वाकया मेरे दिमाग से उतरता नहीं है। जिंदगी का कोई पता नहीं राताश, बस मेरी ये नसीहत याद रखना, इंसानों पर एतबार नहीं करना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम भी एक दिन नाग बन जाओगे। अपने जहर की हिफाजत करना और जब मौका मिल जाए तो उसे इंसानों से बचाना। फर्ज करो अगर तुमने कोई इंसानी रूप इख्तियार कर लिया तो उस वक्त मंके को और भी हिफाजत से रखना। अगर तुमसे उस वक्त मंका खो गया तो तुम इंसानी रूप में रहोगे, लेकिन तुम्हारा सारे का सारा जिस्म किसी नाग के जिस्म की तरह काले मोटी चमड़ी का बन जाएगा, जिसकी वजह से तुम दूर से ही पहचान लिए जाओगे। इसलिए भगवान के लिए मेरी बात पर अमल करना और मंका हिफाजत के साथ महफूज जगह यानी कि अपने मुंह में ही रखना। इसी तरह साल पर साल गुजरते गए। मैं उस पुरानी इमारत में ही रहा। वो बूढ़ा सांप चंद दिन बाद मर गया, लेकिन उसकी काम की बातें हमेशा मेरे जहन में रहती हैं। इस वक्त मैं 90 साल का था जब मैंने वो इमारत छोड़ी, क्योंकि वहां इंसान आ गए थे और उस इमारत की मरम्मत का काम शुरू हो गया था। उसके बाद मैं एक बंद पड़ी फैक्ट्री में रहने लगा जो शहर से काफी फासले पर थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। उसका मालिक एक ट्रैफिक हादसे में मर चुका था और इसके बेटू को उसकी फैक्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। उस फैक्ट्री में मेरी मुलाकात एक हसीन सी नागिन से हुई जो तकरीबन मेरी उम्र की थी और वो भी चंद सालों के बाद मंका हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी। यूं हम मिलजुल कर रहने लगे। सालों का कोई पता न चला और हम 100 साल की उम्र को पहुंच गए। इस 100 सालों में मैंने अपने जहर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि जहर इस्तेमाल करने से हमारी ताकत और उम्र कम हो जाती है और हर नाग का ख्वाब होता है कि वो मंका हासिल कर ले और सांपों की दुनिया पर राज करे। जिस जोड़े के पास मंका होता है उसे बहुत बड़ा दर्जा और इज्जत हासिल होती है। सभी सांस उसे डरते हैं और उनके हुक्म की पैरवी करते हैं। मैं उस वक्त 100 साल का हो चुका था। वो चांद की 14वीं रात थी। मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द था। इतना दर्द हो रहा था कि मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था। नागिन भी मेरे साथ नहीं थी। वो पेट पूजा के लिए शिकार करने गई थी। दर्द था कि ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा था। फिर मेरे सर से खून की एक लकीर निकलकर मेरी आंखों में पड़ने लगी। दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दर्द की वजह से जमीन पर गोल गोल घूम रहा था कि अचानक एक झटका लगा और मेरे मुंह से एक सुर्ख रंग का मंका निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे कुछ होश आया तो मैं बड़ा ही खुश हुआ। मैंने मंका फौरन अपने मुंह में डाल लिया। मुझे बूढ़े सांप की बात याद थी। मंका मिलने की खुशी में मैं अपने सर का दर्द भूल गया और खुशी से नाचने लगा। नागिन आई तो मैंने उसे मंके के मुतालिक बताया तो वो बड़ी खुश हुई और मुझे मुबारकबाद दी और बोली, अब हमें जल्द अज जल्द नाग देवता के पास जाना चाहिए ताकि वो कोई काम तुम्हें दे जिसकी वजह से सांपों में तुम्हारी इज्जत बन सके। ठीक है, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। जब तुम्हें मंका मिल जाए तो फिर हम अगट्ठे चलेंगे। दूसरी रात भी चांद खूब चमक रहा था और मेरा दिल बार बार बाहर निकलकर मनके के साथ खेलने का कर रहा था। मेरी तबीयत बेचैन हो रही थी और फिर मैं खुद ब खुद दिल की तस्कीन के लिए रेत पर आ गया और मनके के साथ खेलने लगा। मैं मंके को हवा में फेंकता और मुंह से पकड़ता। ये अमल मैं काफी देर तक करता रहा। ये रात का आखिरी पहर था। मैं थक कर वापस फैक्ट्री में दाखिल हो रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई इंसान मुझे देख रहा था। अब वो भी जा रहा था। मुझे कुछ समझ ना आया और मैंने ये बात जहन से निकाल दी। फिर मुझे बूढ़े सांप की वो बात दिल को बेचैन कर रही थी कि इंसानों पर कभी भरोसा न करना। हमेशा सांपों के दुश्मन रहते हैं, चाहे वो सांपों को अपने हाथ से दूध ही पिलाते रहे हों। मेरा हाल देख लो, मैंने सपेरे की कितनी खिदमत की थी। उसके हर इशारे पर नाचता था, लेकिन आखिर में उसने मुझे क्या सिला दिया, एक नाक पर अचानक डाल दिया जो अपनी मस्ती में मस्त था। मैंने ये बात नागिन को नहीं बताई क्योंकि वो भी अपने 100 साल पूरे होने की खुशी में खुश थी। मुझे मालूम नहीं उसने इन 100 सालों में कितनी बार जहर इस्तेमाल किया, क्योंकि मंका इतनी ही देर बाद मिलेगा जितना जहर उसने इस्तेमाल किया होगा। मंका बहुत कीमती चीज होता है और ये सालों अपनी और अपने जहर की हिफाजत के बाद मिलता है। और इस मंके को हासिल करने के लिए बड़े बड़े सपेरे सहराओं और जंगलों की खाक छानते हैं और कई सालों तक नागों का पीछा करते हैं।
रात अब गुजर चुकी थी, नागिन का कोई पता नहीं था क्योंकि फैक्ट्री मीलों तक फैली हुई थी, इसलिए वो एक जगह आराम से नहीं बैठती थी। वो फैक्ट्री में चक्कर काटती रहती थी। आज चांद थोड़ी देर बाद निकला, रात काफी गहरी हो चुकी थी। मेरी तबीयत बहुत बेचैन थी और मेरा दिल बार बार बाहर जाने को कर रहा था ताकि मैं मंकी के साथ खेल सकूं। चांद अपनी चांदनी निछावर कर रहा था। मैं फैक्ट्री से बाहर निकल आया। हर तरफ रेत ही रेत थी, लेकिन एक जगह रेत कुछ ज्यादा ही नरम थी और रेत का रंग काला काला सा था। ये रेत मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि ये एक जाल है और ये रेत नहीं, राख है, जिससे सांपू को इंतहाई नफरत होती है। क्योंकि आग में जल जाना सांप के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है, इसलिए वो आग और राख से नफरत करता है। लेकिन मैं ज्यादातर वीरानों, सहराओं और जंगलों में रहा था और मेरा वास्ता राख से नहीं पड़ा था, इसलिए उस वक्त मैं बड़ा ही खुश होकर राख पर खेल रहा था। 3-4 बार मैंने मंका हवा में उछाला और हर बार मुंह से पकड़ लिया। उस वक्त मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं था। इस बार जब मैंने मंका हवा में उछाला तो एक तरफ शोर हुआ, तो मेरा ध्यान मंके से हट गया और मंका राख में दब गया। जिस तरफ शोर हुआ था मैंने देखा तो मेरी दुनिया ही मुझसे छिन गई थी। उस बड़े बालों वाले इंसान ने मेरी नागिन को मार दिया था, जो शायद मेरी हिफाजत के लिए वहां आई थी। मैं उसकी तरफ भागा तो वो सपेरा वहां से भाग निकला और मैं तड़पने लगा, क्योंकि आज की रात उसने मेरा बहुत नुकसान किया था। एक मेरा मंका गुम हो गया था और दूसरा मेरी तन्हाई के साथी मेरी हसीन नागिन मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। मैंने मंका बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे राख में कुछ ना मिला। तो उस वक्त मैंने उस सपेरे की बू का पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी बू मुझे उस कच्ची आबादी में ले गई जहां सपेरों के डेरे थे और जगह जगह सपेरे बैठे बीन बजा रहे थे और सांप उनके इशारों पर नाच रहे थे। मुझे उस वक्त इंसानों से सख्त नफरत हो गई थी। खैर, मैं अपनी हसीन नागिन को दफन करने के लिए दोबारा फैक्ट्री की तरफ चल दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मंका मुझे मिल ही जाएगा। जब मैं राख वाली जगह पर पहुंचा तो वहां कोई राख नहीं थी। वो सपेरा सारी राख उठाकर ले गया था। राख नहीं बल्कि मेरा खजाना भी ले गया था। मेरी दुनिया तारीख हो चुकी थी। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने एक इंसान का रूप धार लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। मेरी आंखों में बड़ी ताकत आ चुकी थी। मैं बहुत दूर तक देख सकता था। मैं उस रात सपेरों की बस्ती में गया और बहुत से सपेरों को अब्दी नींद सुला दिया, लेकिन मेरा दुश्मन मुझे ना मिला। मुझे उसकी बू ना मिली। काफी सांपों को आजादी मिली। उन सांपों में से एक नाग भी था जिसका मंका खो गया था। उसने बताया, अब अगर वो सपेरा एक खास अमल तुम्हारे मंके पर करता है तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे और वो तुमसे हर वो काम करवाएगा जो कि तुम नहीं करना चाहोगे। लेकिन अभी तुमने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है, इसलिए उसका अमल बेकार है। पर तुम्हें अब ये नुकसान है कि तुम इंसानी रूप में ही रहोगे, लेकिन तुम्हारी जल्द सांपों की तरह की बन जाएगी, जिसकी वजह से इंसान तुम्हें पहचान पाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या दोबारा नाग का रूप इख्तियार कर लूं? नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नाग मंका तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने आप को लुबादे में छुपा कर रखो और 21 इंसानों का खून पियो तो तुम नाग का रूप इख्तियार कर सकते हो और वो मंका भी बेअसर हो जाएगा। फिर मैंने ये काला लुबादा पहन लिया और इंसानों का खून पीकर फिर से नाग का रूप इख्तियार कर लिया। मैं मुसलसल सपेरे की तलाश में था। आखिर मेरी तलाश खत्म हो गई और मैंने उस सपेरे को खत्म कर दिया और अपना नाग मंका उससे हासिल कर लिया। अब जब तुम्हें नाग मंका मिल गया है तो फिर ये खून क्यों पी रहे हो? इलियास, अब ये मेरी जरूरत है, क्योंकि अब मैं चूहे नहीं खा सकता, इसलिए मैं अपनी खुराक और इंसानों से दुश्मनी दोनों साथ साथ में पूरी कर रहा हूँ। मेरा मंका अब मेरे पास है। उसकी बातें मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी जुबान पर कलाम इलाही का विर्द जारी था। फिर मैंने अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने दोनों हाथ अपने सर, मुंह और बदन पर फेर दिया। इतने में वो मेरी जाने बढ़ा और तैश में उसने मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। बालों का पकड़ना था कि उसके सर पर एक जबरदस्त किस्म का शोला भड़का और बदहास होकर उसने मेरे बाल छोड़ दिए। और फिर किसी अनदेखी ताकत ने मुझे गार से बाहर की तरफ आनन फानन धकेला और मैं झट से गार से बाहर था। जब मैं गार से बाहर निकला तो अचानक जबरदस्त गड़गड़ाहट हुई और पलक झपकते ही पूरे का पूरा गार जमीन बोस हो गया। मुझ पर घबराहट और सकता तारी था। चंद मिनट बाद
चंद मिनट बाद जब मेरे खास बहाल हुए तो मैंने इस वाकयात को गैबी मदद समझा। वो गैबी मदद ही थी कि मैं बहिफाजत गार से बाहर निकला था और गार जमीन बोस हो गया था और फिर मैंने कलाम इलाही का विट करते हुए अपने घर की जानिब कदम बढ़ा दिए।